जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम डे 2 में बात करने वाले हैं स्टेम के सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी के बारे में। और आज हम मेंटल एबिलिटी में जानेंगे एनालॉजीज और रिलेशनशिप। अब देखिए, एनालॉजीज और रिलेशनशिप, सादृश्यता का नियम। अब इसमें सादृश्यता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है आपका शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता जिसे आप कहेंगे वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी। इसके बाद वर्ड एनालॉजी जो होगी, इसके अंदर का कुछ आपको शब्द दिए रहेंगे, उससे आपको दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करना होगा कि दूसरे अक्षर से, दूसरे शब्द से उस शब्द का क्या संबंध है, और तीसरे शब्द का फिर उसी तरीके से चौथे शब्द से क्या संबंध होगा। इसके बाद आ जाता है अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता यानी अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी, इसमें कुछ आपको अल्फाबेट दिए जाएंगे और अल्फाबेट देने के बाद में आपको एक अल्फाबेट से दूसरे और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के बीच में संबंध को स्थापित करना होगा। इसके बाद आ जाता है आपका संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता अर्थात नंबर एनालॉजी। आज हम इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। शब्द सादृश्यता, वर्ड एनालॉजी, अक्षर सादृश्यता, अल्फाबेट एनालॉजी और संख्या सादृश्यता अर्थात नंबर एनालॉजी। यही 3 टाइप्स आपको पढ़ने होते हैं, इससे हटके कुछ भी आपको नहीं पूछता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले शब्द सादृश्यता की। तो शब्द सादृश्यता में जैसे गोली चलाना, गोली चलाना मेन पॉइंट पे फोकस करना है आपको। गोली चलाना का संबंध बंदूक से है। ठीक उसी प्रकार खाने का संबंध किससे होगा? भूख से होगा, प्यास से होगा, रात्रि भोजन से होगा या फल से होगा। तो गोली चलाना बंदूक से संबंधित है। गोली चलाना बंदूक से संबंधित है, तो खाने का संबंध किससे होगा? बताइए, जल्दी बताइए, खाने का संबंध किससे होगा? खाने का संबंध आपको लगेगा कि भूख से होगा, लेकिन खाने का संबंध भूख से नहीं है। खाने का संबंध यहाँ क्या है? फल से है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। देखिए किस तरीके से गोली चलाने के लिए आपको एक निश्चित हथियार की आवश्यकता होगी, और वो निश्चित हथियार क्या है? बंदूक। इसीलिए इसी तरीके से आपको खाने के लिए भूख की नहीं, फल की आवश्यकता होगी। एक निश्चित चीज ही आपको, एक फल ही खाएंगे, तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फल होगा। इसी तरीके से देखिए, जो संबंध ग्लैमर का प्रसिद्धि से है, ठीक वही संबंध रंग का किससे है? इंद्रधनुष से है, छाया से है, कला से है, चित्रकारी से है। बताइए। ठीक है, तो देखिए ग्लैमर से क्या मिली? प्रसिद्धि। ग्लैमर हुआ तो प्रसिद्धि आई। तो रंग, जब रंग होगा तो क्या होगी? चित्रकारी होगी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। आपको कला भी लगेगा, लेकिन कला जो है वो यहाँ पे आपका गलत होगा।
इसी तरीके से अंतर्मुखी बहिर्मुखी, यहां पे देख रहे हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी है। अब यहां पे आपको एकदम कौन सा किसका विलोम है, सही विलोम आपको देखना है। कोण का स्पर्श रेखा विलोम होता है, नहीं होता है, कट कर दीजिए। चरम का अंतरिम विलोम होता है, नहीं होता है, कट कर दीजिए। क्या क्रिया का विलोम नियम होता है, नहीं होता है, इसको भी क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। देखिए प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है, बिल्कुल होता है, यही आपका आंसर होगा। दूसरा है चोट। चोट लगने पे जिस प्रकार हमें क्या होता है, दर्द होता है, उसी तरीके से देखिए क्या कोटि, कोटि मतलब हजारों बार कोई काम होता है तो योग्यता है, नहीं, गलत है ये। क्या घुमाना से बिलोना होता है, ये भी गलत है। घुमाना बिलोना एक ही शब्द है। धन परिश्रम, ये भी हमारा गलत है। बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सही है। बादल का गरजना का संबंध बिजली के चमकने से है, जैसे चोट लगने का संबंध दर्द से है। चोट लगने पे दर्द होती है, उसी तरीके से जब बादल गरजता है तब बिजली चमकती है। अब यहां देखिए वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी में आपको दिया है JILK। JILK का जो संबंध KLIJ से है, वही संबंध MNPQ का इन चारों ऑप्शन में से किससे है। तो सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि JIL और K का संबंध यहाँ KLI और J से किस प्रकार है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से K को उठाया गया और सबसे पहले कर दिया गया है, और फिर J इधर से उधर चला गया है। L के साथ भी कुछ इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है और इस तरीके से ये बन गया है। तो हम भी यहाँ पे जो काम पहले हुआ है ठीक वही काम हमें दूसरे के साथ में भी करना है। तो यहाँ है MNPQ, तो अब MNPQ तो यहाँ Q आ जाएगा और यहाँ M आ जाएगा, यानी एक Q और यहाँ M। तो सबसे पहला तो Q होना चाहिए और सबसे अंतिम हमारा M होना चाहिए। तो देखिए Q और M, A में आ रहा है Q और M। आंसर को एलिमिनेट करना सीखिए आप। जब क्वेश्चन से एलिमिनेट, चार में से एलिमिनेट करना सीखिए सबसे पहले। जब एलिमिनेट करना सीख जाएंगे आपको आंसर आपका सटीक पता लगने लगेगा। तो यहाँ देखिए एलिमिनेट कीजिए, Q और M इसमें आ रहा है, Q और M इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। इसमें M पहले आ रहा है तो ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसमें Q आ रहा है, लास्ट में M आता है, हो सकता है ये हमारा आंसर हो। लेकिन यह देखिए D PNMQ, ये हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब आपका जो क्वेश्चन सही होने का चांस है वो 50-50% बढ़ गया, क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लिया। आपने यहाँ देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब आपको 2 में से ही चुनना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो गलतियां होने की संभावना है बहुत कम हो जाएगी, और जब गलतियां कम होंगी तो सिलेक्शन ज़्यादा मिलेगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो काम हमने इधर L और I के साथ में किया था, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भेज देंगे, तो हम P को यहाँ लाएंगे। देखेंगे भाई Q के बाद P कहाँ पे है, तो Q के बाद यहाँ पे N है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बन जाएगा,
सी बन जाएगा। देख लीजिए, एन को भी हम इधर ला देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्यू, पी, एन और एम, क्यू, पी, एन और एम हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। जब ज़्यादा देरी तक आप इसे अभ्यास करेंगे, अभ्यास में लाएंगे जब इन चीज़ों को, तो इतनी देरी आपको नहीं लगेगी, फटाक से देखते ही आप क्वेश्चन को आंसर लगा देंगे। आइए देखते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी का दूसरा उदाहरण। यहाँ पे GFC का संबंध दिया है CFG से, तो वही संबंध RPJ का इन 4 ऑप्शन में से किसका होगा। सेम अभी जैसे मैंने आप सभी को बताया कि GFC को हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसका संबंध है CFG से। तो यहाँ देखेंगे आप कि वही काम जो पहले वाले में किया था इसने, इंटरचेंजिंग का, यानी C को पहले कर दिया और G को अंत में कर दिया है, और F अपनी जगह कांस्टेंट है, जहाँ पे था वहीं पे F है। अब इसी तरीके से हम इसे भी करके देख लेंगे, RPJ, तो J को हम पहले लेके आएंगे, J हमारा पहले आ जाएगा। तो हम देखेंगे भाई J किस में है पहले, तो J इसमें भी पहले है, J इसमें भी पहले है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। इसमें नहीं है, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। 2 आंसर्स को आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आपके सवाल को गलत होने के चांसेस 50-50% के रह गए। अब यहाँ देखिए लास्ट में R आ रहा है, तो यहाँ देखिए P है लास्ट में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये भी लगा के देख लेंगे, JPR, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से आप इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी को लगाने से पहले आप सभी को एक बात का खास ध्यान देना होगा कि आपको 1 से लेकर के 20 तक के कम से कम क्यूब रूट याद होने चाहिए। 1 से 20 तक के कम से कम आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, यानी वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और घन दोनों आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे, देखते ही कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ 25 है, 81 है, 36 है, और आगे इन सभी में एक क्रम दिया हुआ है जो आगे क्रम फॉलो होगा। तो देखिए क्या क्रम दिया हुआ है इसके अंदर, तो देखते हैं हम कि 25 जो है ना वो 5 का स्क्वायर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 81 को हम देखते हैं, तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। इसी तरीके से हम 36 को देखते हैं, तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। तो अगली संख्या भी कोई ना कोई स्क्वायर होगी। तो ये देखिए सबसे पहली ही संख्या, सबसे पहला नंबर 121, ना तो 93 किसी का स्क्वायर है, ना तो 65 ही किसी का स्क्वायर है, और ना तो 103 ही किसी का स्क्वायर है। तो सबसे पहली संख्या यानी 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको 121 देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा है 18 का संबंध जो 27 से है, वही संबंध 22 का आने वाली किस डिजिट से होगा। तो यहां देखिए 18 किन 2 नंबरों से मिलके बना हुआ है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो 18 2 नंबरों से मिलके बना हुआ है, एक तो 9 है इसमें कॉमन, और 9 2 जा 18, यानी 18 को लिखने के लिए हम लिखेंगे 9 × 2, 9 2 जा
18। इसी तरीके से 27 को लिखने के लिए हम लिखेंगे 9 × 3, यानी दोनों में 9 जो है वो क्या है, कॉमन है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि 22 में क्या है भाई, 22 में देखिए 11 × 2 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए कि 11 के टेबल में कौन आता है, क्या 11 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता है, कट। 39 आता है, नहीं आता है, कट हो गया। 54 आता है, नहीं आता है, कट हो गया। क्या आता है, 33 आता है ना। तो यहाँ देखिए 33 को जब आप करेंगे 11 × 3, तो ये देखिए संबंध स्थापित हो रहे हैं ना एक दूसरे से। तो इस तरीके से आप इन सभी मेंटल एबिलिटीज के जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे उन सभी को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसको बड़े आसानी के साथ करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होगी। मैं आपको इसमें अब अभ्यास के लिए प्रत्येक के 2-2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये यहाँ पे आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं मैंने। इन अभ्यास प्रश्नों को आप लगाएं और इन अभ्यास प्रश्नों को लगाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके से लग रहा है ये सेशन। डे 2 का सेशन आपको कैसा लगा, है। इसी तरीके से और आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देखना चाहते हैं